नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घोस्ट हॉरर चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस पे हॉरर कहानियां मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। आइए एक नई कहानी की तरफ। काशी सावन देख चुके ईश्वर सिंह ने पटना से भूतिया ट्रेन पकड़ी और हमेशा की तरह कोच नंबर S5 के तीसरे नंबर केबिन के 17वें सीट पे जाकर बैठ गए। अमूमन जब भी वो निजामुद्दीन अपने काम से आते तो इसी ट्रेन में बुकिंग करा लेते थे और इसी कोच में बैठ जाते थे और संजोगवश यही सीट उनको खाली मिलती। हमेशा की भांति वो सफ़र कर रहे थे और उन्हीं के सीट पे ट्रेन में कुछ ज़्यादा यात्री नहीं थे और उनकी कोच में 8-10 व्यक्ति ही थे। ट्रेन अपनी गति पकड़ ली थी। उनके सामने एक सरदार जी बैठे थे और वो सभी से मजाकिया मूड में बात कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहे थे। साइड वाली सीट पे और भी लोग बैठे थे। मेरी सीट ईश्वर सिंह के बिल्कुल ऊपर वाली सीट थी। अभी मैं उनके साथ नीचे ही बैठा था। अगला स्टेशन आया तो स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ट्रेन में वो भीड़ आके चढ़ गई। फटाफट सीट भरना शुरू हो गया। हम लोग के डिब्बे में 5 लोग और आ गए। सब लोग इधर उधर सीट पे बैठ गए। हम लोग के सामने वाली सीट पे कई स्टेशन निकल गया, लेकिन वो सीट खाली ही थी, यानी 22 नंबर सीट। हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। एक सज्जन दीनदयाल स्टेशन के पास चढ़े। उस वक्त लगभग 10:15 हो रहा था। उन्होंने हमारी सीट के नीचे अपना सामान रखा और ऊपर 22 नंबर सीट पे चढ़ने लगे। ईश्वर सिंह ने उनको देखा और मना किया और उनसे बोला, बेटा ये सीट जो है आप टीटी से बात करके वहाँ पे चढ़े, ये सीट किसी और की है। उस पे उस शख्स ने उनको घूर के देखा और फिर चढ़ गया। ईश्वर सिंह ने फिर से कहा, आप शायद इस ट्रेन में पहली दफ़ा आए हो, ये स्पेशल स्लीपर सीट है, इसकी बुकिंग नहीं होती है। आप टीटी साहब से बात कर लीजिए। आप टीटी साहब से बात करके ऊपर चढ़े तो बेहतर होगा। वो शख्स कड़क आवाज में बोला, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ईश्वर सिंह ने फिर से बोला, हाँ बेटा ऐसा ही समझ लो, मगर उससे ज़्यादा आपकी फिक्र है। इस बात से वो शख्स और चिढ़ गया और 22 नंबर सीट पे चढ़ के अपनी चादर को तान के मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था उसको उस सीट पे सोने से क्यों मना कर रहे हैं। बाकी सब कोई अपनी अपनी सीट पे तो सो गए हैं। कुछ इस बात को मजा ले रहे थे, 1-2 सीरियस भी थे और वो बुढ़ऊ का साथ देते हुए बाद में यही कहने लगे, पता नहीं आज क्या होगा। बड़बड़ाते हुए ईश्वर सिंह थोड़ा बेचैन सा दिखने लगे। थोड़ी देर में थके होने के कारण मैं भी अपनी सीट पे जाके सो गया और मुझे नींद आ गई। जगह रही होगी। रात को तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे। प्रयागराज और कानपुर के बीच बंदा के पास, यूं समझ लो फतेहाबाद के आसपास की बात है। खिड़की के बाहर चारों ओर घोर अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी में शोर की आवाजें हो रही थी और उस शोर ने मुझे जगा दिया। गाड़ी बिना स्टेशन के एक जंगल के पास खड़ी थी। गाड़ी बिना स्टेशन के ही बाहर खड़ी थी। मेरे सामने वाली सीट के सामने जो शख्स बैठा था वो गायब था। सभी लोग जो साथ वाली सीट पे थे वो उठकर ट्रेन के पीछे जा रहे थे जिस ट्रैक से आए थे। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर आगे गया तो हमारे केबिन के सरदार जी से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया 22 नंबर सीट पे जो शख्स बैठा था उसको आज किसी उठा के गाड़ी के बाहर फेंक दिया है। मैं चौंकते हुए बोला, उसने कौन? और फिर से कहा,
और वो कौन? उसने कहा, जो उस गाड़ी में हमेशा सफ़र करता है। सरदार जी ऐसे ही बोल रहे थे जैसे नॉर्मल सी बात थी, सभी ये जानते हों। ये वही है? मैंने जोर देकर सरदार जी से पूछा। वही कौन है? मैंने जोर देकर सरदार जी से पूछा। परेशान होते हुए सरदार जी ने कहा और फिर झल्ला के बोले, तभी तो इस ट्रेन का नाम भूतिया एक्सप्रेस है। अब मेरी परेशानी होने की बारी थी। मैंने अपनी सांसों को काबू रख उसे इस बारे में रोशनी डालने के लिए कहा, तो उसने बस इतना ही कहा, देखो भाई, इस ट्रेन में रोज ये भूत कई भूतिया साथी के साथ सफ़र करते हैं। 22 नंबर स्लीपर की सीट पे आके आराम करते हैं और अलीगढ़ स्टेशन पे आते ही वो आराम से वहाँ उतर जाते हैं। इसलिए वो सीट रेलवे वाले बुक नहीं करते हैं। मुझे इस बात का पता चला था, पर मेरे सामने ऐसा हादसा पहली बार ही हुआ था। मैंने कहा, पर ईश्वर सिंह जी ने तो मना किया था उसे वहाँ उस सीट पे चढ़ने के लिए, मगर वो शख्स नहीं माना। उसकी मौत आई थी ना, इसलिए वो नहीं माना। सरदार जी ने कहा, इसलिए मना किया था उन्होंने? इस गाड़ी में 50 से 55 साल से सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही सज्जन शख्स हैं। जब भी वो इस ट्रेन में आते हैं 17 नंबर सीट पे ही आते हैं। उन्हें भी इस केबिन में 17वां नंबर सीट परमानेंट ही मिल जाता है। क्यों? उन्हें क्यों? मैंने पूछा। सरदार जी ने कहा, मैं भी उनसे कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की और ना ही हिम्मत हुई। उनके साथ सफ़र करने में बहुत ही मज़ा आता है। बहुत बार इस केबिन में उनसे मुलाकात हो चुकी है। मेरा भी स्पोर्ट का बिजनेस है, आना जाना लगा रहता है। सरदार जी ने फिर कहा, मैं भी इधर देखा, वो बाबा ईश्वर सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतने में वहां पुलिस आ गई और उस शख्स की बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए ले गई। ट्रेन धीरे धीरे अपनी गति की तरफ रवाना हो रही थी। ईश्वर सिंह अपनी सीट पे आके बैठ गए, मगर मैं बेचैन था। सभी लोग अपनी सीट पे बैठ चुके थे। सभी लोग शांत थे। मैं ही अकेला अशांत लग रहा था। मैंने सरदार जी की तरफ देखा। वो पहले ही मेरी तरफ देख रहे थे। सरदार जी से बात छेड़ी, बाबा जी, ये क्या हो गया? आगे कभी ऐसा तो नहीं हुआ? ईश्वर सिंह ने सरदार जी के तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। फिर अपनी चादर लेके लेट गए। थोड़ी देर में कानपुर रेलवे स्टेशन आ गया। गाड़ी धीरे धीरे होके रुकी। उस ट्रेन 25 मिनट का हाल्ट था। मैं नीचे उतरा। अभी पीछे हाल्ट का खौफ दिल में अभी भी बाकी था। रात काफी हो चुकी थी। स्टेशन पर लोग की भीड़ तो कम थी, मगर 2-3 स्टॉल बहुत अच्छे से सजे थे। मैं भी एक स्टॉल पे कॉफ़ी पीने के लिए खड़ा हो गया। कॉफ़ी पीते हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था। इतने में एक बहुत ही बड़ा बानर उस दुकान पे आया और दुकानदार ने बिना कुछ बोले उसको कुछ सामान दे दिया और वो लेकर गाड़ी में चढ़ गया। मैंने देखा, फिर हैरान था कि दुकानदार
ने अपने आप ही उस बानर को सामान देकर भेज दिया। उसे जैसे ही किसी इंसान को दे रहा है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। अब ये माजरा क्या है, मैंने उस दुकानदार से पूछा तो उसने सिर्फ बताया, ये हमारी दुकान का पक्का ग्राहक है। अगर इससे इनकी मन की चीज न दी जाए ये दुकान सुकान ये सब नरक कर देगा। बिना कुछ समझे मैं ट्रेन में अपनी सीट पे आके बैठ गया। बाबा ईश्वर सिंह खिड़की से सीट पे बैठे ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर में ट्रेन फिर से चली। मैं अपनी सीट पे पसरने ही वाला था कि एक 6.5 फीट लंबे चौड़े इंसान ने हमारी केबिन में आकर चौंका दिया। बाबा ईश्वर सिंह जी को उस शख्स ने नमस्कार किया। बाबा ईश्वर सिंह उनकी तरफ अजीब तरीके से देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। फिर शांत होकर बैठ गए। वो शख्स 22 नंबर सीट पे चढ़कर सो गया। मैं इस वक्त हैरान परेशान था और बाबा की तरफ देखने लगा। मेरे दिमाग में हलचल और बढ़ने लगी और दिल में डर भी। इतने में वो शख्स अपनी सीट से लेट लेट कर बोला, बाबा मैं अलीगढ़ जा रहा हूं, अगली स्टेशन पे ही उतर जाऊंगा। क्यों? अब की बार ऐसा क्यों कर रहे हो? बाबा ईश्वर सिंह ने हैरानी से पूछा। मुझे यहीं तक जाना है, अब की बार यही मिला बस। थोड़ी देर रुककर फिर वो शख्स बोला, थोड़ा आराम कर लूं बस। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा डर और बढ़ने लगा। वो शख्स इतना कुछ बोला, किसी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बाकी सब ऐसे सो रहे थे जैसे वो बहरे हों। अगला स्टेशन आया। ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। शख्स अपना सामान लेकर नीचे उतर गया। ट्रेन ने फिर रफ्तार पकड़ी। मैंने सोचा इतना डरने से अच्छा है मैं बाबा से ये राज पूछ ही लूं। फिर मैंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा ये शख्स कौन था और ये आपसे ऐसे बात कर रहा था? फिर ईश्वर सिंह ने जवाब दिए कि तुमने उनकी बातों को सुना? वो हैरानी भरे स्वर में मुझसे पूछे। मैंने कहा हाँ। फिर ईश्वर सिंह ने कहा, ये बहुत पुरानी बात है और एक कहानी शुरू होती है बिहार के एक गांव से। वहाँ एक जमींदार थे जिनका नाम था विक्रम सिंह चौहान। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। वो गरीबों की मसीहा थे। उनकी हवेली महलों की तरह थी। गरीबों की बहुत हेल्प किया करते थे। उनकी अन्नदाता था, यूं कहो कि उनका मसीहा था। लोग बहुत प्यार करते थे उन्हें। मगर एक दिन कुछ लालची लोगों ने वहां साजिश कर उनको उनकी अपनी हवेली में ही नौकर को लालच देकर उन सब के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। उनकी रूह तब से अब तक भटक रही है। उस हवेली में उनकी फैमिली और पुश्तें वर्षों से रह रही हैं। उनकी रूह भी वहाँ अपने कमरों में वास करने लगी। उनके वहाँ रहने से वहाँ के बच्चे कभी कभी उनके साए में भी डरने लगे थे, तो कभी उनकी आवाज़ों से। उनके भले के लिए इसने वो हवेली छोड़ दी और उनकी हवेली के पीछे की तरफ दो बहुत बड़ा वट वृक्ष था। वहीं उनके ऊपर उसने अपना वास बना लिया।
बरसों इसने वहाँ व्यतीत किया और जिन लोगों ने इनकी हवेली पर आग लगाई थी और जो गुनाहगार थे उन्हें एक एक करके किसी तरह ख़त्म करना चाहता था। ऐसा लोग की गिनती उनकी नज़र में कुल मिलाकर 14 थी, इसलिए उस गांव से दूर नहीं जाना चाहता था। एक दिन उस बट वृक्ष के नीचे एक साधु ने आकर डेरा डाल दिया और वहाँ रोज हवन करने लगा। इससे ये अच्छा नहीं लगा, बहुत गुस्सा आए, इसको उनकी भक्ति तंग करने लगी, तभी उसे तंग करने लगा। तब ये उसे तंग करने लगा। एक दिन साधु ने अपनी रूहानी ताकत से इनकी रूह की कुंडली देखी तो उसे एहसास हुआ ये बहुत ही ताकतवर रूह है। तो उस दिन से उस तपस्वी ने उसकी रूह आवाह किया, बहुत बड़ा यज्ञ करने का आयोजन किया। उस दिन आसमान में ढेर सारे पंछी बादल की तरह विचरने लगे। 50 मन लकड़ियाँ उस हवन में सामग्री के साथ धीरे धीरे डलने लगी। आग आसमान छूने लगी। 2 दिन के बाद उस साधु की चर्चा विक्रम सिंह चौहान की हवेली के पीछे की तरफ विक्रम सिंह चौहान के साथ शुरू हुई। उस चर्चे में दोनों ने फैसला हुआ कि महीने में 7 दिन जब जब साधु अपने वृक्ष के नीचे करेंगे तो विक्रम सिंह ये बट वृक्ष छोड़ देंगे। बाकी समय इस बट वृक्ष पे उन्हीं का वास होगा। जिस दिन उस साधु की पूजा शुरू होती उस दिन विक्रम सिंह चौहान बट वृक्ष से भूतिया ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। उस दिन मैं भी ये ट्रेन पकड़ता हूँ और विक्रम सिंह भी। ये सुनकर मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बाबा ईश्वर सिंह की तरफ अचंभे से देख रहा था, पर उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया। लोग उतरने और चढ़ने लगे। बात करते करते बाबा इधर उधर होते हुए खिड़की के बाहर एक तरफ देखने लगे, कुछ परेशान दिखने लगे। मैंने भी उधर देखा जिधर वो देख रहे थे। उधर देखा तो वो वहीं बहुत बड़ा बानर फिर ट्रेन में आकर चढ़ा। उनके चेहरे की त्योरियां बता रही थी। उसे देख उनकी सांसें फूलने लगी। मैंने झट से उनसे पूछा, बाबा आपको क्या हुआ? वो धीरे धीरे अपनी सीट पे पूरी तरह फंसर गए। बाबा ईश्वर सिंह जी बानर को देख के एकदम से शौक से बेहोश हो ही गए थे और अभी सीट पे लेटे थे और मैं कई प्रश्नों से घिरा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी उस वानर को देखते ही ऐसी हालत क्यों हो गई। 22 नंबर वाला शख्स भी जब रात को बाबा से बात कर रहा था तो मैंने वो बातें सुनी तो बाबा वो भी बात से हैरानी क्यों हुई? तो तुम भी उनमें से एक हो? तो बाबा ने मुझे अभी भी नहीं बताया। मेरे दिल में हड़बड़ाहट सी होने लगी। बाबा को क्या हो गया? अभी तक उठे नहीं। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और बाबा की गर्दन के ऊपर उनके मुंह के साथ लगा दी। थोड़ी देर बाबा उठे और सीट पर बैठ गए। खिड़की के बाहर देखने लगे और कहा, वो कहाँ है? वो इसी ट्रेन में है शायद, या ट्रेन के ऊपर। मैंने भी अपनी समझ से जो लगा वो बता दिया। बाबा ने बताया, नहीं वो ट्रेन के ऊपर कभी नहीं जाता। मैं भी प्रश्न भरी दृष्टि से उन्हें देखा तो उन्हें बताया वो ड्राइवर के केबिन में ही जाता है। ये फिर मेरे लिए एक पहेली थी।
मैंने बाबा जी से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा जी, आप ज़रा कुछ अच्छी से रोशनी डालिए ना। मुझे आपने ऐसा क्यों कहा? तुम भी उसमें से एक हो? इस बात पर बाबा जी ने कहना शुरू किया, तो बरखुरदार सुनो, पहले इस बानर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसकी उम्र तो शायद किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब से मैं इसे जानता हूँ, ये शुरू से ही और गांव मसौढ़ी के साथ वाले जंगल में ही इसका वास है। शुरू से ही ऐसा ही है और गांव मसौढ़ी के साथ वाले जंगल में ही इसका वास है। विक्रम सिंह चौहान की आत्मा जब से उस बट वृक्ष से डेरा डाले थी, ये बानर भी उसी बट वृक्ष पे रहता था। कुछ छोटी मोटी आपस में झड़प के साथ दोनों में सुलह हो गई, क्योंकि विक्रम सिंह भी अकेला ही रहना चाहता था। इस बानर को मदिरा पीने की बुरी लत थी। न जाने कहाँ से वो रोज मदिरा की बोतल लाता और आराम से बट वृक्ष पे बैठकर पीता। विक्रम सिंह को यह देख उसे अपना ऐशो आराम वाका समय याद आने लगता और आंखें धीरे धीरे आग के गोलों की तरह भभकने लगती। जब उसकी आंखें भभकती तो वो बानर को एहसास हो जाता कि विक्रम सिंह को गुस्सा आ गया। विक्रम सिंह ने एक दिन कुछ सोचकर बानर के जिस्म में ही एंट्री कर ली। फिर क्या था, जब भी मदिरा के नशे में स्वाद आने लगा, अब बस जब मन करता विक्रम सिंह बानर में प्रवेश करता और अपनी इच्छाएं पूरा करता। अब आए दिन विक्रम बानर में प्रवेश कर गांव से निकलता, छतों में फांदता हुआ बस स्टैंड पहुंचता, पटना जाने वाली बस में सवार हो चल पड़ता। पर वह किसी को बिना बात कभी परेशान नहीं करता। शुरू से आध हादसा हुआ जब ड्राइवर के दोस्त ने उसे न चढ़ने की सलाह दी। ड्राइवर ने डर के कारण दोस्त को ऐसा करने से मना किया। फिर एक दिन ड्राइवर की जगह उसके दोस्त खुद गाड़ी लेकर आया। उस दिन भी विक्रम बानर में ही समाहित था। जैसे ही बानर बस में चढ़ा, उस ड्राइवर ने उस लोहे की छड़ से बानर पे वार कर दिया। बानर को अचानक वार की उम्मीद नहीं थी, पर जैसे ही उसने दूसरा वार किया, तब तक बानर अपनी पोजीशन ले चुका था। बस फिर क्या था, अब लोहे की छड़ बानर के हाथ में था। पीटने वाला वो ड्राइवर जब तक वो मौत की आगोश में नहीं चला गया, वो वार करता ही गया। बस का उसने वो हाल किया, अब वो चलने लायक नहीं थी। लोगों ने देखा जैसे कोई देव शक्ति आकर उत्पात मचा रही हो। वो वाली बस अब दोबारा कभी नहीं चली। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शख्स उसे कुछ कहता। वो आराम से ड्राइवर की बस के बोनेट पे बैठकर सफ़र करता। उस सफ़र में पहुंच गया। बस का ड्राइवर एक शराब की दुकान के आगे उसे उतार देता। वो दुकानदार उसके पहुंचते ही एक पौवा देता, जिससे वो बानर उसी वक्त खटक लेता। वापिस आते वक्त एक बोतल और देता, जिसे लेकर बानर उसी तरह वापस उसी वट वृक्ष पे आ जाता। एक मंगलवार ही ऐसा दिन था जिस दिन विक्रम कभी उस बानर में प्रवेश नहीं करता। मंगलवार को जंगल में भाने पे एक हवेली थी। उसमें आए दिन साधु आया करते थे। विक्रम की आत्मा वहीं विचार करती थी। विक्रम सिंह चौहान स्वभाव का नरम था। शराब की उसकी खानदानी लत थी, मगर वो संतों को
मंगलवार को वो जरूर कराया करता था। इसलिए मंगलवार को दोपहर 12 बजे के बाद उस हवेली में विक्रम सिंह चौहान को बस पंखुड़ी और राख वाले मैले बने साधुओं से सख्त नफरत थी। बाबा ने आगे कहा, मैंने पहले ही बताया है, एक ऐसे ही पाखंडी साधु बट ब्रिज के नीचे आत्माओं को बस करने के लिए आया था, जिसे उसने सबक सिखाकर समझौता कर लिया था। अब तक इस बानर को सभी जान चुके थे, कोई उसे छेड़ता नहीं था। जब भी कभी उस गांव में आपदा आती तो विक्रम सिंह चौहान की आत्मा बानर में प्रवेश करके गांव वालों की सहायता करता, बच्चों को बाढ़ से निकालकर बाहर लाता। धीरे धीरे उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। गांव से शहर, फिर शहर से स्टेशन, फिर ट्रेन की एक ही सीट पे कब्जा। प्रशासन को गांव से फीडबैक मिली तो सीट की इसकी अलग ही कर दी गई। वो हमेशा खाली ही चलती है। कोई बैठता भी उसे समझाकर उठा दिया जाता। साल में एक आध किसी जिद्दी व्यक्ति के साथ हादसा ही हो जाया करता, जैसे कल हुआ। अभी तक मैं चुपचाप बाबा ईश्वर सिंह जी को सुन रहा था। अब मेरे मन में जो सवाल था वो मैंने पूछना चाहा तो ईश्वर सिंह खुद ही मुझसे कहने लगे, तुम्हारे मन में जो सवाल है वो मैं भली भांति जानता हूँ, तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने काफ़ी वाले को जाते हुए देखा तो उसने आवाज़ लगा दिया और कहा, 3 कॉफ़ी देना। 3 कॉफ़ी? मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने सरदार जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी हैं जो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं। सरदार जी झेप कर उठ बैठे। अभी बात कर ही रहे थे कि एक विशालकाय व्यक्ति बाबा जी को सलाम करता हुआ 22 नंबर सीट पे चढ़ा। फिर से चारों ओर मातम छा गया। मैं अभी तक असमंजस में था। बाबा ने इतना कुछ बता दिया, फिर भी जो चीज़ें दिमाग में यथावत बनी हुई थी मेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही थी। बाबा ईश्वर सिंह जी और 17 नंबर की सीट का क्या ताल्लुकात है। दूसरे ईश्वर सिंह जी बानर को देखकर एकदम से बेहोश क्यों हुए, इन्हीं प्रश्न से उलझते हुए मेरा ध्यान लेटे लेटे 22 नंबर सीट पे ही था। ट्रेन में हमारे केबिन में लाइट के नाम पे एक नीली लाइट जल रही थी। अचानक मैंने देखा 22 नंबर सीट से एक साया उठा। मैं डर से कांपने लगा, लेकिन बिना हिले मैं चुपचाप चादर से झांका और देखा वो साया सीट से नीचे उतरा और केबिन के बाईं ओर निकल गया। लेकिन 22 नंबर सीट की ओर देखा तो वो शख्स अभी तक खर्राटे भर रहा था। जिंदगी में ऐसा होते मैं पहली बार देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने नीचे बाबा की तरफ झांका और देखा वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने उन्हें ये सब बताने के लिए कहा। मुंह थोड़ा नीचे किया ही था, उन्होंने हाथों से इशारा किया कि उन्हें सब पता है। 5 मिनट बाद बाबा ने मुझे नीचे आने के लिए कहा और इशारा की। 5 मिनट बाद बाबा ने मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैंने नीचे आने पर उन्होंने बताया, आज ट्रेन में कुछ खास ही होने वाला है। मेरे मन का डर और उत्सुकता दोनों साथ साथ चल रही थी। मैंने पूछा, क्या खास और क्यों? ये बानर एक बार जाने के बाद अगर वापस आ जाए तो यकीनन
इस ट्रेन में उसे कोई नजर जरूर आया होगा। मैंने बाबा से फिर पूछा कि कौन नजर आया होगा। इन्हीं लोगों में से एक उन्होंने विक्रम सिंह चौहान को उसी की हवेली में जला दिया था। 8 लोगों को अभी तक ये भूत मौत के घाट उतार चुका है। 3 लोग अपनी मौत खुद ही मर चुके हैं और 3 लोग इसकी खौफ से ही मर चुके हैं। बाकी 3 लोग अभी बाकी हैं। इस ट्रेन में यही उम्मीद है कि कोई ना कोई इसे दिखाई जरूर दे गया लगता है। कोई इसे दिखाई जरूर दे गया लगता है। अब ये क्या करेंगे? मैंने फिर पूछा। उसका काम तमाम करेंगे, बाबा ने कहा।